यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्कार। आज अपने पास जो टॉपिक है उस टॉपिक का बड़ी इंपॉर्टेंस इसलिए रहती है क्योंकि सोशल मीडिया की फील्ड में हम बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं और आज की न्यूज़ सोशल मीडिया की न्यूज़ बन चुकी है। सोशल मीडिया की न्यूज़ इन द सेंस कि हम सोशल मीडिया पर अपने विचार शेयर करते हैं, अपने मन में जो आता है वो शेयर करते हैं, लेकिन क्या इनके कोई नियम धर्म हैं, कोई कानून है, क्या हमारे खिलाफ कुछ मुकदमे हो सकते हैं, क्या हमने किसी कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट किया, हमने कोई कानूनों का वायलेशन किया, हमारे खिलाफ जो एक्शन हो सकते हैं वो कैसे हो सकते हैं। इन विषयों पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ केसेस आए और दिल्ली हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट आए और अभी लिस्पेंडेंसी मैटर हैं, लेकिन जो ऑर्डर आए उनके अनुसार हम लोग किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि आखिर क्या हुआ। पहला मामला आया दैनिक जागरण ने, जो एक हिंदी न्यूज़पेपर है और देश का सबसे बड़ा हिंदी न्यूज़पेपर है, उसके एक ई कॉपी को कुछ प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया। जैसे पूरी ई कॉपी किसी ने डाउनलोड की, किसी भी तरह से डाउनलोड की हो और उसको व्हाट्सएप पर चला दिया, उनकी ई कॉपी डाउनलोड करके उसको इंस्टाग्राम पर चला दिया। तो दैनिक जागरण ने इंस्टाग्राम के खिलाफ केस किया। इंस्टाग्राम के खिलाफ जो केस दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ, उसके इंस्टाग्राम के अगेंस्ट में तो इंतरिम रिलीफ दिया ही दिया, साथ में इंस्टाग्राम को ऑर्डर भी दिया कि आपने जो यूज़र्स हैं, जो चैनल्स हैं, उन चैनल को आइडेंटिफाई करके दैनिक जागरण को 24 घंटे के अंदर या 48 घंटा कुछ टाइम दिया है, उसके अंदर आप उनको इन्फॉर्मेशन दें ताकि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस उनके खिलाफ किया जा सके। दैनिक जागरण का मैटर है, दैनिक जागरण या किसी भी यूट्यूब चैनल का मैटर है, ये केवल दैनिक जागरण से रिलेटेड नहीं है। किसी भी यूट्यूब का चैनल है, किसी यूट्यूब का मैटर है, किसी का अपना पार्टिकुलर मैटर है, किसी की कॉपीराइट है, किसी के न्यूज़ चैनल का मैटर है, अगर हम उसको किसी भी तरह से कैप्चर कर लेते हैं और उसको व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ट्विटर पर चला देते हैं, तो क्या हमको ये अधिकार है कि हम वो न्यूज़ को डिस्पैरेट कर सकें? और अभी कोर्ट का ये मानना है कि ये ह्यूमन राइट का ये कॉपीराइट का मैटर है और इस कॉपीराइट के मैटर में किसी भी व्यक्ति को इतना अधिकार नहीं है कि वो किसी अन्य के कॉपीराइट लिए बगैर, चाहे वो यूट्यूब से डाउनलोड किया गया हो, सपोज़ कि कोई एक चैनल यूट्यूब पर चलाता है जिससे उसको 2 पैसे मिलते हैं। अभी क्या है, हमको मैटर अच्छा लगा तो हमने उस यूट्यूब से किसी भी प्रकार से एक थर्ड पार्टी ऐप से या थर्ड पार्टी डाउनलोडर से हमने उसको डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड करने के बाद हमने उसको 2 मिनट की, 3 मिनट की, आधा मिनट की, 1 मिनट की, 4 मिनट की क्लिप निकाली और वो क्लिप हमने किसी व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर चला दी। क्या हमको ये अधिकार है? पहली बात तो ये है कि इसमें 2 प्रकार के कानूनों की व्यवस्था है। एक तो ये है कि कॉपीराइट है, जिसका भी मैटर है, जिसने कंटेंट बनाया है उसका ये कॉपीराइट बनता है और हमको किसी को भी अधिकार नहीं है कि हम किसी के भी कॉपीराइट के मैटर को याद रखने की बात यहाँ पर यह है कि कॉपीराइट एक्ट के तहत कॉपीराइट का मतलब ये नहीं है कि कॉपीराइट आपने रजिस्टर ही किया हो। कॉपीराइट का मतलब होता है किसी का एक्सक्लूसिव मैटर है जो उसने बेचा नहीं है किसी को। अगर किसी को बेच दिया, इनकी कॉपीराइट उसने ट्रांसफ़र कर दिया है, लाइसेंस दे दिया है तो कॉपीराइट ट्रांसफ़र कर दिया है। लेकिन अगर उसने कॉपीराइट नहीं भी लिया है तो भी ऑटोमेटिकली ये प्रिज्यूम किया जाता है कि जिसने मैटर तैयार किया है ये उसका कॉपीराइट है, चाहे वो पीडीएफ फॉर्मेट में हो, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, चाहे वो वीडियो फॉर्मेट में हो, चाहे वो न्यूज़ फॉर्मेट में हो, चाहे वो न्यूज़पेपर के फॉर्मेट में हो या फिर वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से हो। सेक्शन 79 का उल्लंघन करता है। आईटी एक्ट हमारे पास है, आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के तहत दिल्ली हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया। तो एक बात तो ये है कि हम किसी का भी मैटर नहीं दे सकते, ये उसका कॉपीराइट का मैटर है। दूसरी बात ये आती है कि हम लोग उसके मैटर को जब निकाल कर रखते हैं या कोई भी निकाल कर रखता है तो उसमें से जो अपने मतलब का है वो काट पीट कर हम उसको देने की कोशिश करते हैं। अब काट पीट कर अगर हम देने की कोशिश करते हैं कि भाई इतना अपने मैटर मतलब का है, इतना अपने मतलब का नहीं है, इतना अपने मतलब का है, इतना अपने मतलब का नहीं। जैसे कल मैं आम आदमी पार्टी के एक फेसबुक अकाउंट को मैं देख रहा था कि राजीव प्रताप रूडी और संजय सिंह के बीच में एक बहस चल रही है। संजय सिंह का ऐसा मानना था उसमें कि हमने दिल्ली के बॉर्डर इसलिए सीज कर दिए हैं क्योंकि बाहर के लोग यहाँ पर आएंगे, इलाज करवाकर फ्री में चले जाएंगे। राजीव प्रताप रूडी व्यंग्यात्मक रूप से उसमें कह रहे थे कि हाँ, मैं मानता हूँ कि दूसरे प्रदेशों से लोग आएंगे, वो गाड़ी भर भर के आएंगे, वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है तो आपके यहाँ वो इलाज करवाएंगे और फिर वापस चले जाएंगे, इतना आप बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं। ये व्यंग्यात्मक रूप से वो कह रहे थे। फिर साथ में वो कहते हैं कि सभी राज्यों में, अड़ोस पड़ोस के राज्यों में इस तरह की व्यवस्था है जो दिल्ली में व्यवस्थाएं नहीं हैं इस समय कोरोना के समय पर, उससे बहुत अच्छी व्यवस्था हरियाणा और उत्तर प्रदेश में है जो दिल्ली से लगे हुए प्रदेश हैं।
इतने इतने बड़े विस्तार को, वो जो व्यंग्यात्मक पार्ट था जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं कि आपके लिए यहाँ पर आपने बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है, उतने को क्लिप को निकालकर एक आधा मिनट या 1 मिनट की उसको 10 हिस्सों में बनाकर उसको आम आदमी पार्टी ने चला दिया। अब ये जिस न्यूज चैनल का मैटर है, उस न्यूज चैनल का अधिकार बनता है कि वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ केस कर दे सेक्शन 79 में, और ये राजीव प्रताप रूडी का भी अधिकार बनता है कि वो जाएं और वो इस आम आदमी पार्टी के खिलाफ केस करते हैं और कहें कि मेरे बयान को, पूरा बयान ये है और इसमें से इतना हिस्सा तोड़कर जो व्यंग्यात्मक पार्ट था उसको पॉजिटिव दिखाकर कि ये दिखाना कि बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी की बड़ी तारीफें कर रही है और ये मान रही है कि दिल्ली में बहुत अच्छा काम सरकार कर रही है। ये सारे के सारे मैटर्स जो हैं वो आईटी एक्ट के तहत आते हैं। इसलिए एक तो ये है कि अपन ऐसा नहीं कर सकते, या जो आपको कंटेंट बनाना है तो आप उसको किसी की पीडीएफ को पढ़िए, किसी की राइटिंग को पढ़िए, किसी के चैनल को देखिए, किसी के यूट्यूब को देखिए, किसी के स्टेटमेंट को देखिए और फिर आप अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें या आप अपना पीडीएफ लिखें, आप लिखें और लिखकर उसको सर्कुलेट करें अगर आपको करने की आवश्यकता है। लेकिन किसी दूसरे के मैटर को सर्कुलेट करने का आपको अधिकार नहीं है। एक बात ये आती है, इसलिए मैं जिस व्हाट्सएप ग्रुप या किसी से भी जुड़ा हुआ हूं, उनको लगातार कोई वीडियो शेयर करता है तो मैं लगातार उनको कहता हूं कि नहीं, आप अपना रिसर्च वर्क करिए और रिसर्च वर्क करके मुझे फॉरवर्ड करिए। जैसे अक्सर लोग कहते हैं इस पर पीआईएल कर दीजिए, उस पर केस कर दीजिए, इस पर ऐसा कर दीजिए, उस पर वैसा कर दीजिए, और ये एक इशू है, और वो किसी की भी एक वीडियो उठाते हैं और हमको फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, 2-3 बातें इसमें बहुत क्लैरिफिकेशन से हमको सबको जाननी चाहिए। अभी मैं इसके बाद डिस्कस करने वाला हूं कि एक और बड़ा केस जो पंकज पुनिया का आया, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का, और बहुत बड़ा केस है वो, उस पर डिस्कशन करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कांग्रेस के खिलाफ। अभी हम ये कह रहे हैं कि जो कोई भी हमारे पास इस तरह के मैटर भेजता है, वीडियोस भेजता है, पहली बात तो ये है कि उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, ये प्रश्न आता है। मैं लीगल फील्ड से हूं, इसलिए मैं बोलूंगा तो मैं ऑथेंटिकेटेड ही बोलूंगा। अगर मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट उसके बैकअप में नहीं है या मेरे पास ओरिजिनल फाइल नहीं है, अगर मैं ओरिजिनल फाइल नहीं पढ़ता या ओरिजिनल रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, तो फिर मैं उस पर नहीं बोल सकता। और यही हाल सुप्रीम कोर्ट का भी। सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन हम लेकर जाते हैं तो उसको ओरिजिनल फाइल चाहिए होती है। जैसे किसी ने मेरे को रेफर किया कि एनसीईआरटी में बहुत सारा काम करके रखा है किसी एक चैनल ने, उन्होंने केसेस भी किए थे और बहुत कुछ किया था। मेरे को कहा गया कि आपके पास पूरा मैटर, उनके पास पूरा मैटर है, रिसर्च वर्क है, आप कृपया करके केस कर दीजिए। मेरे को उनका नंबर दिया गया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनका नंबर दिया गया, मैंने उनसे संपर्क किया। संपर्क करने के बाद पता लगा कि बहुत सारी कमियां हैं जो अभी पूरी करनी बाकी हैं, तो वो अभी करेंगे और देंगे। लेकिन हम जब तक फुल प्रूफ रिसर्च वर्क नहीं कर सकते, तब तक हम कोर्ट में नहीं जा सकते, तब तक हम पब्लिक मीडिया में भी नहीं जा सकते, तब तक हम अपनी बात को कह नहीं सकते। अपनी बात को कहने का मतलब यह है कि जब मैं कोई बात कहूं तो उसके लिए मेरे पास एक ऑथेंटिकेटेड डेटा होना चाहिए, मेरे पास एक सोर्स होना चाहिए जिस सोर्स से मैं उसको बोल रहा हूं। किसी दूसरे का वीडियो शेयर करने के बाद जिसने बोला है वो भी कटघरे में खड़ा होगा और जिसने शेयर किया वो भी कटघरे में खड़ा होगा। इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने इस इंस्टाग्राम के मैटर में ऑलरेडी कहा कि इंस्टाग्राम की यह दायित्व बनता है कि वो 48 घंटे के अंदर जिन लोगों ने भी ये मैटर पोस्ट किया है और जिनने शेयर किया है उसको, दैनिक जागरण की पीडीएफ कॉपी, उसकी इंफॉर्मेशन दैनिक जागरण को दे ताकि वो कॉपीराइट के केस उनके खिलाफ कर सकें। कॉपीराइट के केसेस में बड़ी सजाएं हैं और बड़ा अमाउंट, जितना नुकसान न्यूज़पेपर का हो रहा है या जे किसी चैनल का हो रहा है, उस नुकसान के कुछ परसेंट, कुछ गुना वो पेमेंट मांगते हैं और साथ में जेल भी जाने की रास्ता बनता है। अब हम लोग आ जाते हैं पंकज पुनिया के केस में। पंकज पुनिया महाराष्ट्र, हरियाणा से कांग्रेस के एक लीडर हैं। कांग्रेस का विवाद और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का विवाद हमने पीछे सुना होगा कि कांग्रेस ने ऑफर किया कि हम 1000 बसें दे रहे हैं और वो 1000 बसें आप लीजिए और लोगों को अपने घरों में पहुंचाइए। उत्तर प्रदेश सरकार ने उस ऑफर को स्वीकार कर लिया बिना ईगो के, और जब उस ऑफर को स्वीकार कर लिया तो उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस बताए कि भाई हम बसें किन किन कंडीशन में ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाई बसों के लिए ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है, बसों का जो भी उन्होंने वो जो रिस्ट्रिक्शन सबके लिए हैं वो उन्होंने कांग्रेस को भी बताए कि इन रिस्ट्रिक्शंस के साथ हम इन बसों को ले जा सकते हैं, लोगों को ढोकर पहुंचा सकते हैं।
चूंकि कांग्रेस केवल एक फ्लिप टी ऑफर कर रहा था और उसके पास, मुझे नहीं लगता कि उसके पास कुछ ऐसा मैटर रहा होगा या ऐसा करने का इंटेंशन था। उनको लगा होगा कि जैसे हम ऑफर देंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार हमको मना ही कर देगी, क्योंकि हम अपोनेंट पार्टी हैं। वो अपने अनुसार जैसे वो खुद सोचते हैं वैसे ही वो उस सरकार के विषय में भी सोच रहे होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो जब उनको बताए तो वो उसको फॉलो करने को तैयार नहीं हुए। नतीजा ये निकला कि दोनों के बीच में डिस्कशन शुरू हो गया और कांग्रेस ने अपनी खींच निकालनी शुरू कर दी। अब पंकज पुनिया हरियाणा से, उन्होंने ट्वीट किए, जिन ट्वीटों पर ये सब कुछ हुआ, वो गिरफ्तारी हो चुकी है, वो जेल में है इस समय। उन्होंने जो ट्वीट किया उस ट्वीट में उन्होंने एक कोई पुराना वीडियो निकाला जिसमें कोई व्यक्ति स्टेज पर खड़ा होकर ये कह रहा है कि अगर हिंदुओं की महिलाओं के साथ कुछ रेप हो रहा होगा या गलत करेंगे तो मुसलमानों की महिलाओं के साथ भी ऐसा किया जाना चाहिए और ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। उस वीडियो में, 10-12 साल पुराने वीडियो में, कहीं योगी आदित्यनाथ जी वहां पर रहे होंगे। वो ट्वीट किया गया कि योगी जी जो हैं वो मुसलमानों के प्रति ऐसा व्यवहार रखते हैं, ऐसा समीकरण रखते हैं और ऐसा विचार रखते हैं। दूसरा एक वीडियो ट्वीट किया गया और उसमें उन्होंने ये दिखाया कि एक व्यक्ति है जो नशे में है और नशे में वो जय श्री राम बोल रहा है। यानी कि वो कैरेक्टर ये है कि हिंदू समाज नशे में जो होता है वही जय श्री राम का नारा लगाता है, बाकी लोग बिल्कुल जय श्री राम का नारा ही नहीं लगाते या भगवान की पूजा नहीं करते, ये नशेबाज ऐसा करते हैं। ये एक दृश्य सामने आया। ऐसा करने पर जिनकी भावनाएं आहत हुई, कम्युनल हार्मनी आहत हुई, उन्होंने एफआईआर की। हरियाणा में एफआईआर हुई, उत्तर प्रदेश में एफआईआर हुई, कई स्टेटों में एफआईआर हुई। एफआईआर हुई आईपीसी के तहत और सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट, यानी कि जो प्रसारण है वो आईटी एक्ट में किसी के सेक्सुअल ऑफेंसेस या सेक्स के बारे में कहना या सेक्सुअल भावनाएं भड़काना या ऑब्सीन लिटरेचर देना या ऑब्सीन बातें करना या ऑब्सीन वीडियो पोस्ट करना, ये सब उसमें प्रतिबंधित है। 3 साल की सजा, 5 लाख, पहली बार में 5 लाख तक का जुर्माना और फिर आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर वो स्पेसिफिक है तो सेक्शन 67 कैपिटल ए में उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें 5 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है पहली बार में, और दोबारा में फिर वो बढ़ता चला जाएगा। इस मामले में जो एफआईआर हुई वो सेक्शन 505, सेक्शन 153, सेक्शन 153 कैपिटल ए, इनके तहत एफआईआर हुई। मैं इन सेक्शंस के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि इन सेक्शंस पर कार्रवाई तब तक नहीं हो सकती जब तक स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट न ले ली जाए। अगर स्टेट गवर्नमेंट उस पर कंसेंट नहीं देती है तो फिर ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। हमारे सामने ये प्रकरण है कन्हैया कुमार वाला, वो भी सेक्शन 153 कैपिटल ए, सेक्शन 153 कैपिटल बी, सेक्शन 505, सेक्शन 295 कैपिटल ए, इनके तहत वो जेएनयू में जो वो नारे लगा रहे थे वो केस फाइल हुआ था। दिल्ली सरकार ने उस पर सैंक्शन नहीं दी थी। जब तक सैंक्शन नहीं दी तब तक उनकी गिरफ्तारी या उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं हो पाई थी। तो ऐसे मामले जिनमें सीधा सीधा वायलेशन होता है इन सेक्शंस का, तो स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट चाहिए होती, एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कंसेंट के बगैर इनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। तो स्टेट गवर्नमेंट ने सैंक्शन दे दी होगी। नतीजा ये निकला कि पंकज पुनिया की गिरफ्तारी हो गई और उनको जेल भेज दिया गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन पूरा करने के उद्देश्य से पंकज पुनिया को 14 दिन की रिमांड पर ले लिया। हरियाणा पुलिस ने जब रिमांड पर लिया तो उत्तर प्रदेश में भी चूंकि एफआईआर दर्ज थी, उत्तर प्रदेश पुलिस भी उनको मांग रही है कि हमको दे दीजिए ताकि हम इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर सकें। ये जनाब सीधे कुछ हमारे यहाँ जो देश के तथाकथित इंटेलेक्चुअल है जो सुप्रीम कोर्ट हर बात में पहुंच जाते हैं, उन्होंने आर्टिकल 32 के तहत वहां एक रिट पिटीशन क्रिमिनल फाइल कर दी। आर्टिकल 32 में आपको बताना चाहता हूं कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के मामले में आर्टिकल 32 में केसेस जाते हैं। पीआईएल भी आर्टिकल 32 में जाती है, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन 32 में जाती है, सिविल और क्रिमिनल दोनों ही प्रकार की रिट्स आर्टिकल 32 में फाइल होती हैं सुप्रीम कोर्ट में, और यही आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में फाइल होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि भाई ये जो पंकज पुनिया ने कह दिया इसमें गलत क्या सही क्या, और हमको रिलीफ दी जाए और ये सब काम खत्म किया जाए और इसको समाप्त कर दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बड़ा अच्छी बात कही। उन्होंने कहा पहली बात तो ये है कि ये मैटर नीचे लोअर कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन जारी है, इन्वेस्टिगेशन के समय पर मैं करेक्ट फोरम नहीं हूं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट करेक्ट फोरम नहीं है कि आप आर्टिकल 32 मेंटेनेबल नहीं है। आपके कोई फंडामेंटल जहां क्रिमिनल केसेस फाइल हैं, जहां इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, जहां सरकारें संज्ञान ले रही हों, वहां पर
आर्टिकल 32 कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं होता, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स कहते हैं सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ लॉस। आप किसी को भी फंडामेंटल राइट तभी हैं जब लॉ अनुमति दे रहा हो। यदि लॉ उसके अगेंस्ट में जाता है तो कोई वो फंडामेंटल राइट अवेल नहीं कर सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये चल रहा है इसलिए हमारा यहां जुडिक्शन नहीं बनता, हमारे पास आप मत आइए, आप करेक्ट फोरम में नहीं आए, आपको जाना है तो आप हाई कोर्ट विद लिबर्टी टू फाइल द पिटीशन इन द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में जाइए, एफआईआर रिक्वेस्ट करवाने की मुकदमा कर सकते हैं। लेकिन मैं जो यहां कहना चाहता हूं कि अगर सरकार ने संज्ञान लें, जैसे हरियाणा सरकार ने उस पर संज्ञान लिया और सैंक्शन किया होगा नो डाउट, और जब हरियाणा सरकार ने सैंक्शन किया होगा तभी पुलिस ने वो केस बनाया होगा और गिरफ्तारी की होगी, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर जो मैसेज है वो ये है कि सोशल मीडिया पर कुछ भी शेयर करें, कुछ भी डालें, कुछ बोलें। ऐसा नहीं है कि हमने एक यूट्यूब चैनल बना ली तो कुछ भी बोलेंगे, किसी के खिलाफ भी बोलेंगे, आधी बात को पूरा बनाएंगे। किसी ने अगर आधी बात कह दी है तो उसके मतलब निकाल कर हम बहुत सारी चीज़ें निकाल कर सामने लेकर आएंगे। ये सच है कि सेक्शन 66 कैपिटल ए ऑफ आईटी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल श्रेयसंगल के जजमेंट में कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अन्य लॉज के वायलेशन पर नहीं आते और आपको कुछ भी फ्रीडम है कुछ भी बोलने की, कुछ भी स्टेटमेंट देने की और किसी के खिलाफ भी स्टेटमेंट देने की और किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट देने की। जब तक आपके पास उसका जो काट है वो ये है कि जब तक आपके पास उसकी ट्रू कॉपी ना हो, सत्यता ना पता हो, तब तक आप उसमें कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। आपको स्टेटमेंट देने से पहले यह पता करना पड़ेगा कि सत्य क्या है। जब आप पूरी फुल रिसर्च कर लीजिए अपने आप से, किसी दूसरे के रिसर्चों से नहीं, अपने आप से खुद फुल रिसर्च कर लीजिए, तब आप उसको शेयर करिए, तब आप उसको फॉरवर्ड करिए, तब आप उस पर कोई कमेंट करिए, तब आप उस पर कोई स्टेटमेंट दीजिए। नहीं तो अधिकार है पुलिस को कि वो आपके खिलाफ कार्रवाइयां कर दे। तमाम तरह के डिफेमेशन के केस, तमाम तरह के फंडामेंटल राइट्स के केस, तमाम तरह के अगेंस्ट जो एक माहौल पैदा किया जाता है, उन केसेस में आप फंस सकते हैं। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि आप सभी को सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोर्ट इस समय बड़ी सख्त है। इसलिए भी है क्योंकि अभी मुंबई हाई कोर्ट ने रिसेंटली 2-3 दिन पहले एक ऑर्डर किया और उस ऑर्डर में कहा कि इस एपिडेमिक के टाइम पर, जिस समय इस तरह का संकट देश में चल रहा हो, किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो किसी भी प्रकार की न्यूज़ें निकाल सके और किसी भी प्रकार से स्टेटमेंट दे, कोरोना के खिलाफ स्टेटमेंट दे, सरकारों के खिलाफ स्टेटमेंट दे, और कोरोना ये सही है ये गलत है। वो अपनी अपनी विभिन्न प्रकार की रिसर्चें निकाल कर यूट्यूब चैनल्स पर कुछ डॉक्टर्स बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं ये कोविड-19 एक फ्लेवर्स है, ये बनाकर रखा गया है, देश को फंसाने के लिए रखा गया है, इसका सच में निकाल रहा हूं। इन सभी के खिलाफ अगर सरकार संज्ञान लेना चाहे तो सभी के खिलाफ सरकार संज्ञान ले सकती है, और हम सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे मुद्दों पर बिना रिसर्च वर्क के नहीं बोलेंगे। अगर रिसर्च वर्क आपके पास है तो याद रखिएगा कि जब मामला कोर्ट में जाएगा तो आपको दिखाना पड़ेगा, कोर्ट के सामने सिद्ध करना पड़ेगा कि मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सच है। इसलिए मैं बोलते समय मैं कोई भी अगर शब्द इस्तेमाल करता हूं तो मैं जानता हूं कि इसको मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक और किसी भी फोरम पर मुकदमा लड़ने के लिए सक्षम हूं, तभी हम उस पर बोलते हैं, अदरवाइज हम उस पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं देते हैं। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।